हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे वीडियोस के पीछे एक ही कंसेप्ट है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। आई होप आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे। तो चलिए, आज हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट भी क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन एक ही साथ डिस्कस करा जाए, उसके जितने भी एस्पेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इंजंक्शन क्या होता है, what do you mean by injunction, what are its type, what are its object, what are the principles of granting temporary injunction। तो हम सब पहलू डिस्कस करेंगे इंजंक्शन को लेकर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इंजंक्शन होता क्या है। तो इंजंक्शन को सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, एक इंटरिम रिलीफ होता है। इंटरिम मतलब इन बिटवीन रिलीफ है, ठीक है ना। स्टे ऑर्डर, फुल स्टॉप, लीगल ऑर्डर, कुछ भी कह सकते हैं। तो इंजंक्शन क्या है, कोई भी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी जो उसको नुकसान करना चाह रही है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान करना चाह रही है, उसको थोड़े समय के लिए रोक लगा देना, फुल स्टॉप लगवा देना, स्टे ऑर्डर लगवा देना, ठीक है। ये एक लीगल ऑर्डर है बेसिकली। तो इंजंक्शन इज अ लीगल ऑर्डर या इंटरिम रिलीफ जो कंपेल करता है एक पार्टी को, या तो एक पर्टिकुलर टास्क को ना करा जाए या फिर एक पर्टिकुलर काम को करा जाए। तो इसमें एक पार्टी जो है, जो भी आपके पास सूट डाल रही है, वो इंजंक्शन का अगर सूट डाल रही है, तो वो पार्टी चाहती है कि सामने वाली जो अपोजिट पार्टी है वो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, इसके लिए इंजंक्शन है। या फिर इस बात के लिए इंजंक्शन है कि वो इस चीज को ना करे। तो इंजंक्शन को आप क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, की वर्ड की अगर बात करी जाए तो इट्स अ स्टे ऑर्डर, इट्स अ लीगल ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ, फुल स्टॉप, टेम्परेरी फुल स्टॉप भी बोला जा सकता है इसको, राइट। तो इट इज एन इंटरिम रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो एक लीगल ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से, इंटरिम रिलीफ मतलब अभी क्या होता है कि फाइनल जजमेंट नहीं आया, अभी केस चल रहा है, सूट पेंडिंग है। मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में कोई सूट पेंडिंग है, टिल देन जिस भी चीज पर, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है। ए कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है ये प्रॉपर्टी ए ने इलीगली हथिया ली है मुझसे प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इन बिटवीन इस प्रॉपर्टी को कुछ सेल करा जा रहा है, इस पे कोई लीगल कंस्ट्रक्शन करी जा रही है। तो इनमें से एक पार्टी, मान लीजिए बी, कहती है कि ये ए की प्रॉपर्टी नहीं है, इसने अनऑथोराइज्ड इस पे कब्जा किया है, मैं इसे प्रूव करूंगा। बी इसके अगेंस्ट केस कर रहा होता है। इन बिटवीन ए पर, ए जो है उस प्रॉपर्टी पे कुछ और कंस्ट्रक्शन करता है, उसको सेल करने की कोशिश करता है। तो अभी जो सूट है वो पेंडिंग है, तो कोर्ट की कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई भाई। तब तक इस प्रॉपर्टी पर अगर ए कुछ और इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेगा, तो बी के लिए और रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा और प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। तो बी तब तक के लिए, जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आती, कोर्ट से एक इन बिटवीन रिलीफ मांगता है कि भाई देखिए, प्लीज कम से कम ये चीज पे रोक लगा दीजिए कि अभी ये इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है, किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन ना करे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है फिलहाल के लिए। या फिर ये इसको जानबूझ के सेल करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये सबूत मिटा सके। तो कुछ भी ऐसा है, तो बी कहता है, रिक्वेस्ट करता है जज को कि आप प्लीज इस पर इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर लगा दीजिए, कि इस पर फिलहाल के लिए क्या लगाई दिए, रोक लगा दिए। आपने बहुत बार देखा होगा, कई अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, बाद में जो है कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि इन प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाए। तो कुछ समय के लिए जो भी उसमें रेजिडेंट्स होते हैं वो स्टे ऑर्डर मांगते हैं, रिलीफ मांगते हैं कि सर हमें कम से कम शिफ्ट होने के लिए कुछ समय दिया जाए, या फिर हमें प्रॉपर एविडेंस दिए जाएं कि ये वाकई में अनऑथोराइज्ड है। तो इन बिटवीन रिलीफ होता है, फाइनल जजमेंट से पहले आपके पास एक रिलीफ है, आपको समय दिया जाता है कि आप उस चीज को प्रोटेक्ट कर सके या उस पर्सन को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसको बोला जाता है इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर, रिलीफ, फुल स्टॉप, लीगल ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ। तो इट इज एन इंटरिम रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ लीगल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसका पर्पस क्या होता है, दैट कंपेल अ पार्टी टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी स्पेशल एक्ट। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, या तो इस इंजंक्शन के थ्रू किसी काम को करने के लिए बोला जा रहा है पार्टी द्वारा, या किसी काम को करने से रोका जा रहा है एक पार्टी को, ये इंजंक्शन होता है। और जो भी पार्टी के ऊपर इंजंक्शन लगाया गया है, अगर वो उसे कंप्लाई नहीं करती है, फेल हो जाती है उस इंजंक्शन को फॉलो करने पर, तो उस पर सिविल या क्रिमिनल पेनल्टीज जो है वो लगाई जा सकती है। अब हम इनके टाइप समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट उससे पहले मैं इंजंक्शन के आपको दो एग्जांपल समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जांपल से कंसेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से होती है। तो एग्जांपल मैंने लिया है लैंडलॉर्ड और टीनेंट का। फॉर एग्जांपल, एक मालिक ने अपने किराएदार को एक मकान दिया। ऑब्वियस सी बात होती है कि वो उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लैंडलॉर्ड, बिना मालिक के पूछे हुए। अब जो लैंडलॉर्ड है वो बाहर चला जाता है कुछ महीने के लिए, अपनी बाहर कोई बेटी है या कोई रिश्तेदार है उससे मिलने के लिए, 3-4 महीने के लिए बाहर चला जाता है। इन बिटवीन टीनेंट जो है वो पीछे से उस पर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन करता है।
या स्टार्ट कर देता है, लैंडलॉर्ड वापस आता है या लैंडलॉर्ड को कहीं से जानकारी मिलती है, तो लैंडलॉर्ड इंजंक्शन का सूट दायर करेगा टेनेंट के खिलाफ, जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको अभी बीच में ही क्या कर दिया जाए, रोका जाए। तो जो इंजंक्शन है वो लैंडलॉर्ड टेनेंट के खिलाफ ले सकता है, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया। एक और एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए एक लेंडर है, लेंडर उसने लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पर एक पर्सन है जिसने बी को लोन दिया है, तो बी बोरोवर है और ए ने लोन दिया है। मान लीजिए 50 लाख का लोन दिया है और 50 लाख के लोन के बदले में ए ने जो है वो बी की प्रॉपर्टी के कागजात जो है वो गिरवी रखे हैं, और गिरवी को बोलते हैं मोर्टगेज रख रखा है। जो बी है वो बिना ए की नॉलेज में रखे हुए उस मोर्टगेज प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है, अनऑथराइज्ड है, सही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी ए के पास मोर्टगेज है, उसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ए ने बी को लोन दिया था। तो ए जो है वो बी के खिलाफ इंजंक्शन का ऑर्डर रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से कि प्लीज इंजंक्शन का ऑर्डर दिया जाए कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मोर्टगेज है, ये उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर अभी फुल स्टॉप लगा दिया जाए, इसको अभी रोक दिया जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आई होप इससे इंजंक्शन वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली ना देखिए, फाइनल जजमेंट नहीं आई है, फाइनल जजमेंट से पहले ही जो है कोर्ट से आप एक रिलीफ मांगते हैं कि अगर सर फाइनल जजमेंट आएगी तब तक तो ये प्रॉपर्टी या इंसान को नुकसान कर देगा ऑलरेडी, या ये एक्ट बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी जब तक फाइनल ऑर्डर आएगा, फाइनल जजमेंट आने में टाइम लगेगा, तो सर प्लीज आप हमें उससे इन बिटवीन पहले ही जो है ड्यूरिंग द पेडेंसी, ड्यूरिंग जब आपका सूट चल रहा है तभी आप हमें इस चीज पर रोक लगाकर हमें जो है सहूलियत प्रोवाइड करें। तो हम पढ़ेंगे कि ग्राउंड्स क्या होते हैं, कब जो है वो जो है वो आपके पास इंजंक्शन जो है वो पास किया जाता है ऑर्डर के कोर्ट के द्वारा। तो आई होप इंजंक्शन का मतलब क्लियर हुआ आपको और इसके एग्जांपल क्लियर हुए। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके टाइप्स क्या है। तो प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी, कई बार आप देखेंगे तो बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा टेम्परेरी, परमानेंट और मैंडेटरी, लेकिन अगर आप इन्हें ऐसे कैटेगराइज करना चाहते हैं तो ऐसे भी कैटेगरी कर सकते हैं, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, रोक लगाना, ठीक है ना। तो प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना। प्रोहिबिटरी में दो टाइप के हैं, टेम्परेरी और इंटरलोकेटरी, और परमानेंट परपेचुअल, एक ही बात है। अब देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शन अगर होगी तो उसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रोक लगाई गई है, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई अनऑथराइज्ड जो है वो पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, ठीक है, दिल्ली में भी अभी थोड़ा टाइम पहले हुआ था, एक अनऑथराइज्ड पूरी बिल्डिंग बना दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि उसे गिरा दिया जाए। तो एकदम जो है वो जो रेजिडेंट्स है वो तैयार नहीं होते, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर जो है रिक्वेस्ट करी, तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया कुछ महीने के लिए। तो वो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक ही मिलेगा उनको, 2 महीने 3 महीने के अंदर उनको अपने लिए जो है कहीं ना कहीं और जो है देखना ही पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट टेम्परेरी या इंटरलोकेटरी जो इंजंक्शन होती है वो कुछ समय के लिए, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दी जाती है। और अगर हम बात करें टेम्परेरी इंजंक्शन की, तो ये काफी वाइड स्कोप होता है, क्योंकि काफी केसेस में जितने भी सिविल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें टेम्परेरी इंजंक्शंस प्रोवाइड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक होता है परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन, अगर हमेशा के लिए किसी चीज पे रोक लगा दी जाए कि यहां पर आप ये कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं कर सकते, या ये पर्टिकुलर टास्क आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए, उसको बोलते हैं परमानेंट और परपेचुअल इंजंक्शन। ये बहुत ही लिमिटेड केसेस में दी जाती है, अंडर सेक्शन 38 में, ये स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर ही कुछ चीजों में दी जाती है बस। तो टेम्परेरी और परमानेंट में डिफरेंस देखते हैं और फिर मैं आपको मैंडेटरी बताती हूँ। तो टेम्परेरी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है। तो टेम्परेरी जो है वो किसी भी इंसान पे फुल स्टॉप लगाता है या किसी भी पर्टिकुलर टास्क पे फुल स्टॉप लगाता है, रिफ्रेन करता है पार्टी को, लेकिन एक स्पेसिफाइड पीरियड तक। लेकिन जब परमानेंट इंजंक्शन की बात करी जाए तो हमेशा के लिए रोक लगा दी गई कि आप ये कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं कर सकते। टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करें तो अभी जो सूट है वो पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, लेकिन अगर परमानेंट इंजंक्शन की बात करें तो सूट ऑलरेडी डिस्पोज हो जाता है और फाइनली परमानेंट इंजंक्शन जो है वो लगा दी जाती है। इसके अलावा मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है उसका स्कोप वाइड है, क्योंकि जितने भी टाइप के सिविल केसेस होते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें टेम्परेरी इंजंक्शंस जो है वो जनरली प्रोवाइड होती है। लेकिन अगर परमानेंट इंजंक्शन की बात करी जाए तो देखिए, अपने आप में किसी पे फॉरएवर रोक लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसीलिए कुछ ही स्पेशल रिलीफ एक्ट जो अंडर सेक्शन 38 है उन्हीं पर ये एप्लीकेबल है, राइट। तो ये हो गया हमारा टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन। अगर हम बात करें मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है, तो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है कि जब कोई ऑलरेडी इलीगल या अनऑथराइज्ड एक्ट कर ली गई है, ऑलरेडी कर दी गई है, तो उसको अंडू करने के लिए यानी वापस करने के लिए जो ऑर्डर पास करा जाता है उसको बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। यानी अगर मैंडेटरी इंजंक्शन का कीवर्ड बात करी जाए तो अंडू है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पर हमें बहुत अच्छे तरीके से पता भी, हमने एग्जांपल लिया कि टीनेंट जो है बिना लैंडलॉर्ड की मर्जी के किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि उसने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर दी, एक रूम डाल दिया,
साथ में बिना लैंडलॉर्ड की बताए हुए उसकी परमिशन के बिना कर दिया। अब जब लैंडलॉर्ड को इसकी जानकारी हुई तो वो किस तरीके का इंजंक्शन डिमांड करेंगे। अब देखिए टेम्परेरी तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो रोक लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो मैंडेटरी इंजंक्शन की डिमांड करेगा लैंडलॉर्ड यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर अनऑथोराइज या इलीगल एक्ट ऑलरेडी कर दिया गया इसको ठीक करा जाए, इसको वापस वैसे ही करा जाए जैसी मेरी प्रॉपर्टी एज इट इज थी। तो अंडो करने के लिए जब आप इंजंक्शन मांगते हैं कि वापसी वही सेम सिचुएशन कर दिए जैसा था, तो उसे बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। तो आई होप टाइप ऑफ इंजंक्शन इज ओके, टेम्परेरी, परमानेंट और मैंडेटरी। अब जब टेम्परेरी इंजंक्शन मांगा जाता है, जो जनरली सबसे ज्यादा मांगा जाता है, तो उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बस सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर कोई भी कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करता है किसी पार्टी को, तो ये कुछ रीजंस होते हैं या ग्राउंड्स होते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड करने के, टू प्रिवेंट एनी अनडिजायरेबल चेंज और लॉस। देखिए अगर कोर्ट को लगता है कि अगर मैंने ये इंजंक्शन नहीं लगाया तो जो प्रॉपर्टी है उस पर बहुत ही ज्यादा अनडिजायरेबल लॉस हो जाएगा या इतना चेंज आ जाएगा कि उसमें बहुत ही दिक्कत हो जाएगी इंक्वायरी करने में या कुछ भी और चीज करने में, तो इसीलिए कोर्ट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड कर देता है। या अगर कोर्ट को लगता है कि अभी प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीफ के तौर पे ये टेम्परेरी इंजंक्शन देना जरूरी है, तब भी कोर्ट देता है। या अगर कोर्ट को लगता है कि अगर ये इंजंक्शन ना दिया जाए तो पार्टी को कोई इंजरी हो सकती है, पॉसिबली कोई इंजरी हो सकती है, तो उस इंजरी से बचाने के लिए भी कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड कर सकता है। या अगर ऐसा लग रहा है कि अगर इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है उसको खतरा हो सकता है, उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तब भी टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाता है। इसके अलावा जब डिफेंडेंट जो है वो धमकाता है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, तब भी जो कंप्लेनेंट है वो क्या कर सकता है, जो यहाँ पर है टेम्परेरी इंजंक्शन की रिक्वेस्ट जो है कोर्ट से कर सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि डिफेंडेंट थ्रेटन करता है कि वो प्लेंटिफ को ही डिस्पोज ऑफ कर देगा, यानी उसको मरवा देगा या कुछ भी और तरीके से, तो ऐसे केस में भी टेम्परेरी इंजंक्शन की डिमांड करी जाती है। और इसके अलावा लास्ट और 7th पॉइंट है जो काफी वाइड वर्ड है, अगर कोर्ट को जस्टिस के लिए जरूरी लगता है, सोशल जस्टिस के लिए जरूरी लगता है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी लगता है कि इंजंक्शन दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से भी, जो कि हमने उसकी इनहेरेंट पावर्स में पढ़ा है, अपने डिस्क्रिप्शन से भी जरूरी लगता है तो वो जस्टिस के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर सकता है। अब कुछ एक दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरीके का इंजंक्शन ग्रांट नहीं करा जाता, खास तौर पर अगर किसी ने टैक्स डिले कर दिया या टैक्स की चोरी कर दी, अब उससे रिकवरी ऑफ टैक्स हो रहा है, तो अब वो जाके कोर्ट में कहे कि सर मेरे को इंजंक्शन दे दीजिए, मुझसे टैक्स अथॉरिटी टैक्स रिकवर कर रही है, पेनल्टी रिकवर कर रही है, प्लीज आप इंजंक्शन लगा दीजिए। तो पहले ही आप ऑलरेडी इलीगल काम कर चुके हैं, कोई इंजंक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अगेंस्ट रिकवरी ऑफ टैक्स इस तरीके का कोई इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं करा जाता। इसके अलावा अगर किसी इंप्लॉय को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करा जा रहा है, तो ये पूरे तरीके से इंप्लॉयर की डिस्क्रिप्शन होती है, तो इस पर जनरली इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं होता। या फिर अगर आप किसी भी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में कोई डिले हो गया या डिले करने के लिए अगर इंजंक्शन डाल रहे हैं, तो इस पर भी कोई काम नहीं होगा। या फिर कोई भी इंजंक्शन जो किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी पर इंटरफेरेंस पैदा करता है, तो इस तरीके के इंजंक्शन को भी कोर्ट ग्रांट बिल्कुल नहीं करता, राइट। अब जब टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाता है तो किन प्रिंसिपल्स, किन सिद्धांतों का ध्यान जो है वो दिया जाता है। तो सबसे पहला तो है प्राइम फेसाई केस, यानी अगर केस के फेस पर ही नजर आ रहा है ना, प्राइम फे क्या मतलब ऑन द फेस ऑफ, मतलब सामने ही नजर आ रहा है कि यार ये जरूरत है, डिमांड है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो यार गलत हो जाएगा। तो अगर जज को, कोर्ट को ऐसा जरूरी लगता है कि दिस इज मतलब क्लियर है, बड़ा क्लियर कट है, प्राइम फेसाई केस मतलब है कि केस के फेस पर ही नजर आ रहा है कि यहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन मैंडेटरी दिया जाना चाहिए, तो ये जरूर दिया जाता है। तो दैट whosoever demands such right proved in favor of such right by fact or reason, तो फैक्ट और रीजंस जो है सारे के सारे ये फेवर कर रहे हैं कि उसको इस तरीके का इंजंक्शन प्रोवाइड होना चाहिए, यानी केस के क्लियर कट क्लूज हैं कि यहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड होना चाहिए, तो कोर्ट जो है टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इररिपेरेबल इंजरी, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, सिर्फ प्राइम फेस या केस इज नॉट इनफ, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एप्लीकेंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाता है अगर कि अगर उसको ये टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया गया तो उसको इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि उसे कभी भी कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में भी कोर्ट जो है वो उसको टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा थर्ड प्रिंसिपल है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस इंजंक्शन को रिजेक्ट करने से जो हार्डशिप होगी एप्लीकेंट को वो ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी अगर मैं इसको एक्सेप्ट ना करूं, तो
तो बेटर है कि इस इंजंक्शन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाए और जो है एप्लीकेंट को इंजंक्शन की जो है वो ग्रांट प्रोवाइड कर दी जाए। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ऑब्वियसली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया जाता है तो नोटिस जरूर देना है डिफेंडेंट को इस पर्टिकुलर पर्पस पर। तो आई होप आपको इंजंक्शन जो है वो पूरे तरीके से क्लियर रहे। अपना कीमती समय निकाल कर अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विद क्लासेस।